तो मज्जे की लाइफ है, नहीं है कोई गम, 2 और 3 का 5 होता है सम, दिवाली में फोड़ते हैं सुतली बम, और आज पढ़ने वाले हैं, गिर गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसको आज डिटेल में समझने वाले हैं। इसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके जाना है। पहले टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझाऊंगा, फिर एक सिंपल वे में भी समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये वादा कर रहा हूं। और ठीक है यार, अब कितना बोलूं, तो बातें बंद करके चलते हैं मुद्दे पर, और फिर से एक बार बोल दूं, हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? देखो बच्चों, मोमेंटम आप पढ़ चुके हो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर स्टेटमेंट लिखूं, ठीक है, स्टेटमेंट, तो देखो इसके कई तरीके से स्टेटमेंट होते हैं। शॉर्ट में भी स्टेटमेंट हो सकता है, लंबा भी स्टेटमेंट हो सकता है, तो मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो आपको मीनिंग पे जाना है, आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो मैं पहले सिंपली लिखवा दूं स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हेन द नेट external force on a system is 0, the total momentum of system is constant। ठीक है, कि जब किसी सिस्टम का, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम हो सकता है जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये दो आपस में टकरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, आप और अर्थ दोनों मिलाकर एक सिस्टम हो सकते हो। ठीक है, आप, एक और ऑब्जेक्ट और अर्थ, तीनों मिलाकर एक सिस्टम हो सकते हो। ठीक है, तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर किसी सिस्टम में, ठीक है, किसी सिस्टम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इन 2 बॉल्स का एक सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, ये 2 बॉल्स हैं और मैं इनको एक सिस्टम मान रहा हूं, तो इन दोनों पर, ठीक है, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मैं ऐसा कहूंगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाहर से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, बाहरी जो भी फोर्सेस इन दोनों पे लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट 0 है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इन दोनों पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। मैं वही लिखने जा रहा था पहले कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, उसी को मैंने चेंज करके ऐसा भी लिख दिया, व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज 0। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अच्छा, उस केस में द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब अभी इस कंडीशन में इनका कुछ मोमेंटम है। ठीक है, इसका अपना मोमेंटम है, इसका अपना मोमेंटम है, इन दोनों का आपने जोड़ दिया तो टोटल बन गया मोमेंटम का। थोड़ी देर के बाद ये आपस में हो सकता है टकराएं, या हो सकता है ना भी टकराएं। ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल से गुजर के निकल जाएं, या ऐसे ही नाच रहे हैं इधर उधर। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप इनके मोमेंटम का टोटल करो। ठीक है, तो फिर से टोटल सेम ही आएगा। आप बोलोगे अरे यार चेंज नहीं हुआ तो सेम ही आएगा ना, ये कोई बात हुई? देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो पहले इसका मोमेंटम मान लो P1 था, ठीक है, और इसका मोमेंटम था P2। ठीक है, अब ये दोनों हो सकता है आपस में टकराए हैं, या हो सकता है नहीं भी टकराए हैं। ठीक है, ये दोनों मोशन कर रहे थे तो उनकी स्पीड में चेंज आ सकता है ना भाई, फ्रिक्शन लगेगा तो स्पीड चेंज हो सकती है। रोल कर रहा है जमीन पे तो भी तो स्पीड चेंज होगी, है ना। तो नॉर्मली ये दोनों आपस में ना भी टकराए, खाली रोल भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका स्पीड चेंज हो। तो स्पीड चेंज होगा मतलब मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहले इसका मोमेंटम था P1, तो चेंज होने के बाद हो सकता है इसका मोमेंटम P1 डैश हो जाए। चेंज हो गया इसलिए मैंने डैश लगा दिया। अच्छा, इसका मोमेंटम P2 था, इसका भी चेंज हो गया, इसका मोमेंटम अब हो गया P2 डैश। ठीक है, तो पहले जो सम था दोनों के मोमेंटम का, यानी कि P1 प्लस P2, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका P1 था, इसका P2 था, तो दोनों का टोटल क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। अच्छा, और चेंज होने के बाद इसका P1 डैश हो गया और इसका P2 डैश हो गया, तो इन दोनों का सम यानी P1 डैश प्लस P2 डैश, ये दोनों इक्वल ही होगा। ठीक है, आपस में खुद का मोमेंटम एक एक ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल जो है वो वही का वही रहेगा। ठीक है, पर कब जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। ठीक है, तब। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है, यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ है, एक कानून है, फिजिक्स में ये लॉ है। ठीक है,
लॉ क्या होते हैं? जो नेचुरली हर बार होते हैं, हर तरीके से सही बैठते हैं, उसी को हम लॉ कहते हैं। तो ये हर बार सही होता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, द नेट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड होने का मतलब क्या हुआ? नाम भी इसलिए बोला कंजर्वेशन, मतलब कंजर्व्ड रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है, जितना है उतना ही रहता है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है, लेकिन इनका टोटल जो है वो जैसा पहले था बाद में भी उतना ही रहता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स का जो नेट मोमेंटम है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये कि मैं किसी ऑब्जेक्ट से जाकर टकरा जाऊं, ठीक है, तो मेरा मोमेंटम चेंज हो गया, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी तो बढ़ जाएगा, मतलब मेरे टकराने से उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। या किसी और फॉर्म में मेरा मोमेंटम कहीं और ट्रांसफर हो गया, तो मोमेंटम ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। पूरे सिस्टम का, पूरे यूनिवर्स एक सिस्टम है और इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिक्स है, उतना ही रहेगा, ठीक है। आपस में ऑब्जेक्ट टकरा कर मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। आप चल रहे थे तो आप बैठ गए तो आपने मोमेंटम अपना जीरो कर दिया, लेकिन आप जब बैठे तो आपका मोमेंटम कहीं और ट्रांसफर हो गया, वो सब बात की चीज है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल इतना समझो कि दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम था, दोनों का मतलब मोमेंटम पहले जितना था, बाद में भी टोटल उतना का उतना ही रहेगा। क्लियर है? पक्का? तो अब अपन क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं होता। कंजर्वेशन के जो लॉज हैं उनका डेरिवेशन नहीं होता। दीज लॉज आर फिजिकली क्या कह सकते हैं, वेरीफाइबल। हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, बट वी कैनॉट प्रूव देम, बट दे आर ट्रू। आप प्रूव भले नहीं कर सकते, लेकिन ये ट्रू है, 100% ट्रू है, हर जगह देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप फिजिकली हर जगह एक्सपीरियंस करते हो, वो सब सही है, बट अब उनको साबित नहीं कर सकते, ठीक है। प्रूव करना मुश्किल है, हाँ, लेकिन चेक कर सकते हो कि ये सही है। क्लियर है? तो वही हम करेंगे, हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? हमारे बुक में जो दिया हुआ है वो वेरीफाई किया हुआ है। ओके, तब मैं ये इसको मिटा दूं, पक्का मिटा दूं। अच्छा, इसका क्या मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तो बताना रह गया है ना। तो नेट मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड होने का मतलब मैंने बता दिया कि टोटल जो है वो उतना ही रहेगा, ना तो कम होगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये लिखा ना मैंने कि व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो जिस सिस्टम पर बाहर से लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, उसी सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो वही मतलब हुआ। ओके, तो चलते हैं अपन कहां पर, वेरीफाई करने की तरफ। तो क्या करेंगे अपन, देखो अपन कंसीडर करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अपन दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है। दो स्फीयर्स का एक सिस्टम कंसीडर कर लिया अपन ने। एक है स्फीयर ये 1, एक दूसरा स्फीयर है 2, ठीक है। इस स्फीयर का मास ले लेते हैं अपन m1, इस स्फीयर का मास ले रहे हैं अपन m2, ठीक है, पक्का। ये कुछ स्पीड से चल रहा था, कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी मैंने ले ली ui, इनिशियल ui मतलब u1 ले लो, चलो इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। तो u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है। अच्छा, तो अपन ने कंसीडर किया सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स, ठीक है। लेट देयर masses be m1 and m2 and they are moving with velocities u1 and u2 respectively। मतलब जिसका मास m1 था उसकी स्पीड u1 ली है हमने, इनिशियल स्पीड, और जिसका m2 था उसका हमने स्पीड u2 लिया है, या कहो कि वेलोसिटी u2 लिया हुआ है। क्लियर है? पक्का? ओके ओके। नाउ assume that they collide with each other and
गेट सेपरेटेड इन टाइम t। अब क्या हुआ कि मान लो दोनों टकरा गए, दोनों क्या हो गए, टकरा गए, ये 1 वाला ये 2 वाला, ठीक है। अच्छा इधर गोला नहीं किया था, ओहो मत करो भाई, दोनों टकराए, टकरा के फिर अलग हो गए। तो ये जितने देर टकराए हुए रहे उसके लिए टाइम बीता कितना, t, ठीक है। वो कितना भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड्स में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, टकरा के फिर अलग हो गए। तो ये पूरा टकरा कर अलग होने के लिए जो टाइम लगा वो हमने मान लिया कितना, t है, ठीक है। टकरा के होने के बाद अलग हो जाएंगे। नाउ दे मूव विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2, मतलब अब इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई टकराने की वजह से, ठीक है। इनकी वेलोसिटीज क्या हो गई, चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। इतनी बात तुम्हारे दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है? बड़ा छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा छोटा बना सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इधर मैंने सब सेम साइज का बना दिया, इधर भी सेम साइज का बना दिया। मासेस अलग अलग है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है दोनों। और ये 3 केस जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले दोनों मूव कर रहे थे u1 वेलोसिटी और u2 वेलोसिटी से, फिर दोनों टकराए और फिर अलग हो गए। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि चेंज आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो वो मैं पहले से बता दूं क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर नहीं चेंज आया तो हो सकता है नहीं भी चेंज आए, लेकिन आप चेंज आया है ये मानकर चलो, ठीक है। ऐसा केस लेकर चलो जो हर जगह सही बैठे। तो चेंज आया है ये मानकर चलोगे तो उससे जो एक फॉर्मूला बनेगा वो आपको हर केस में हेल्प करेगा। अगर नहीं चेंज आया है तो 0 लेके काम चल जाएगा, ठीक है। वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। कई न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं। और अच्छा एक चीज और बता दूं कि जो हम इसके पहले वाले टॉपिक में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वगैरह डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि हम न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ समझ रहे थे, इससे इस पे फोर्स लग रहा है, इससे भी इस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला मूव नहीं कर रहा है लेकिन ये वाला मूव कर रहा है। तो उसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों के अंदर। वो कंफ्यूजन भी आपका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से दूर हो जाएगा। इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ना आप इसकी मदद से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखना जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो और मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। पर उसके पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है। तो 2 मासेस थे, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, मासेस m1 m2 के। इनकी स्पीड मतलब वेलोसिटीज थी u1 और u2। टकराकर अलग हुए, टकराकर अलग होने के लिए टाइम लगा है t। उस दौरान वेलोसिटी में चेंजेस आ गए। अब वेलोसिटी इसकी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, क्लियर है। अच्छा ओके, अब जब दोनों टकराए थे तो ये भाई साहब ने इस पे फोर्स लगाया था, उतना ही फोर्स ये भाई साहब ने इस पे भी लगाया होगा, है ना। तभी तो ये चेंज आया है, ठीक है। इसने इस पे फोर्स लगाया, उसने इस पे फोर्स लगाया, इसकी वजह से इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया। तो अब अपन चल रहे हैं आगे, ठीक है। अब अपन ने क्या देख लिया, उनकी वेलोसिटीज v1 v2 हो गई, ओके बढ़िया है, अच्छी बात है। अब इसको मैं बता रहा हूं। सो ड्यूरिंग collision both objects apply forces on each other, ठीक है। let force on 1/2 is represented as F12, force on 1/2, and force on 2/1 be represented as F on 2/1। आप AB भी लिख सकते हो यहाँ पर, AB, ठीक है। तो फोर्स ऑन A/B एंड फोर्स ऑन B/A आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझना है, मेन क्या है, समझ में आना चाहिए। तो फोर्स ऑन 1/2 इज रिप्रेजेंटेड एज F12 एंड फोर्स ऑन 2/1 तो 2/1 ऑन 2/1 F21, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है, दोनों ने एक दूसरे पे जो फोर्स लगाया सेम लगाया होगा, है ना। फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2/1, ठीक है, यही होता है ना। लेकिन
वेक्टर फॉर्म में लिखो तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, एक के आगे किसी के आगे, या तो इसके आगे या तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर इस वाले का फोर्स आप पॉजिटिव लो तो इस वाले ने जिस पे फोर्स लगाया वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इसका फोर्स नेगेटिव लो तो ये पॉजिटिव हो। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो F(1)(2) इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F(2)(1). क्यों? 1(2) पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, 1 पर 2 से जो फोर्स लग रहा है वो 2 पर 1 से लगने वाले फोर्स के बराबर भी है, और माइनस का मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। ठीक है, ये इसके बराबर तो है लेकिन इसके माइनस में है, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ। ओके, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्यों? हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। याद है? अब मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझा रहा हूं पहले, फिर मैं और आसान करके आपको समझा दूंगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा था। मैंने ऐसा उल्टा करके भी बताया था, आपको याद है ना? तो फिर अपन ने ये हटा के कांस्टेंट लगाया था फिर एक, और ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 आई थी, तो अल्टीमेटली F क्या हो गया? डेल्टा P/T हो गया, यानी फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो गया, है ना? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ना, क्योंकि वैल्यू 1 आई थी, तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो गया। तो इसी फोर्स को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना? अच्छा, तो ये लिखने के लिए हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए रहेगा, राइट? तो ये इक्वेशन अभी मैं रख लेता हूं, मेरे काम की है, इसको मैं लिख देता हूं नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इसके बाद अब इसमें क्या क्या वैल्यूज मुझे पुटअप करनी है मैं वो फाइंड कर लेता हूं, और वो वैल्यूज मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आपको बनाना है आलू पराठा। आलू पराठा बनाना आप क्या करोगे? क्या करोगे? पहले वो मसाला तैयार करोगे ना, आलू सब मिक्स करके सब पका के रखोगे, फिर आटा बेल के उसमें भर के जो भी करना होता है बनाना होता है। ठीक है, तो वैसे बनाते हैं अपन। तो अपन क्या कर रहे हैं? रेडी कर रहे हैं आइटम सब। ठीक है, ये अपन ने एक चीज बना लिया, ये इक्वेशन अपने को यूज करना है, ये पता है। अब इस इक्वेशन में जो वैल्यूज पुटअप करनी है अपन वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अभी कि फोर्स किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर हो गया। ठीक है, तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2, 1 पर 2 ने फोर्स लगाया। ठीक है, 1 पर 2 ने फोर्स लगाया तो 1 का मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, 1 का मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है ना? तो बताओ, चेंज, पहले अपन लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1, पहले अपन वो निकाल लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 कैसे मिलेगा? पहले उसका मोमेंटम कितना था? m1 u1 था क्या? अच्छा नहीं, चलो स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में लिख देते हैं अपन, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। क्या है, मैं सोचा थोड़ा छोटा करो, लेकिन क्या है, करते हैं थोड़ा बड़ा ही करते हैं ताकि फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ये इक्वेशन साइड में रख लिया अपन ने। अपन को यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डालना है, तो सबसे पहले अपन मोमेंटम वगैरह निकालते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 कितना होगा? उसका इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। इनिशियल मोमेंटम मतलब स्टार्टिंग में, तो मास तो उसका m1 है और इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी उसकी? u1, तो उसका इनिशियल मोमेंटम ये हुआ। फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 वाले का फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास तो उतना ही रहेगा ना भाई, मास थोड़ी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? v1 हो गई, तो इसका फाइनल मोमेंटम हो गया, है ना? अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 कितना आएगा? कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? तो m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं pi इनिशियल मोमेंटम, इसको लिख सकते हैं अपन pf फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 और इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ 1, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इनिशियल मोमेंटम को pi लिख दिया और 1 का है इसलिए 1 लगा दिया साथ में। फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 तो pf ऑफ 1। ओके, चेंज इन मोमेंटम मतलब m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल माइनस इनिशियल। आप इसको pf माइनस pi भी लिख सकते थे। ठीक है, इस pf1 माइनस pi1, ठीक है, वो भी कर सकते थे। ओके, अपन सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 कितना होगा? 2 वाले का, तो उसका मास इनटू इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u2। अच्छा, फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ 2 कितना होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको भी अपन लिख सकते हैं कैसा?
पी आई ऑफ 2 और ये पी एफ ऑफ 2, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 कितना होगा, m2v2 माइनस m2u2, क्लियर है। अच्छा, अब इसको और भी अपन लिख सकते हैं क्या, m1 कॉमन ले लिया तो v1 माइनस u1 लिख देते हैं अपन। इसको लिख सकते हैं अपन m2 कॉमन लिख के v2 माइनस u2। ये तो आया चेंज इन मोमेंटम, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज हुआ डिवाइड बाई उस चेंज के लिए कितना टाइम लगा, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1 आप कैसे लिखोगे, तो जितना उसके मोमेंटम में चेंज आया, कितना चेंज आया मोमेंटम में, m1 v1 माइनस u1, और उसके लिए जो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है चेंज आने के लिए, कितना टाइम लगा है, जितने टाइम में टकराकर अलग हुए उसी टाइम में तो चेंज हुआ, टकराकर अलग हुए उसके लिए जितना टाइम लगा उसी टाइम में तो मोमेंटम में चेंज आया ना, वरना तो चेंज थोड़ी आया था, टकराए अलग हुए, तो टकराने की वजह से ही चेंज आया है, और टकराया जितने देर तक वो टकराए उसी टाइम के दौरान चेंज आया है। तो टाइम कितना लिया था आपने स्टार्टिंग में जो चेंज का, वो टाइम t ही लिया था हमने, t टाइम तक ही टकराए थे ये लोग, तो वही t टाइम यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम के अंदर नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 2 लेना हो तो क्या मिलेगा, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t, दोनों t टाइम के लिए तो टकराए थे, है ना, तो t टाइम का ही दोनों में यूज हुआ है, ठीक है, पक्का। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट वाले का और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकंड वाला, ठीक है, दोनों का रेट ऑफ चेंज मिल गया अपन को। तो मैंने क्या बोला था, क्यों निकाला था हमने ये रेट ऑफ चेंज, ताकि हम यहाँ पर डाल दें, हमको पता चल गया ना यहाँ पर कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया यहाँ बना के दिखाया था मैंने। तो इन्हीं फोर्स की जगह पर मैं ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डाल दूंगा, चलेगा, पक्का। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है, पुटिंग दिस वैल्यूज इन 2 लिख देते हैं अपन, पुटिंग, दिख रहा है कि नहीं, है दिख रहा है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है, समझ जाओ, थोड़ा छोड़ो यार, मिटाओ इसको, गंदगी कर रहा है, यहां लिखते हैं अपन, ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही लिख लो इक्वेशन 1, नहीं तो फिर 1 और 1 उधर भी लिखा है तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, तो क्या आया था आपका इक्वेशन 1, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, f ऑन 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f21, यही था ना। अच्छा, तो f ऑन 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, फोर्स ऑन 1/2, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 का ना, फर्स्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फर्स्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है आपका, कितना, m1, फिर क्या है v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f21, तो f21 मतलब फोर्स ऑन 2/1, तो 2 पे 1 ने फोर्स लगाया तो 2 का मोमेंटम चेंज हुआ ना, 1 ने 2 पे फोर्स लगाया तो 2 का मोमेंटम चेंज हुआ, तो 2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो 2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। ये ध्यान रखना है, f12 मतलब 1 पे 2 का फोर्स, तो 2 ने 1 पे फोर्स लगाया तो 1 का मोमेंटम चेंज हुआ, तो यहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा वो 1 का आएगा, ठीक है, जिस पे फोर्स लग रहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां 2 पे फोर्स लग रहा है इसलिए 2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, काम तो हो चुका है अपना। अच्छा, अब देखो ये टी सामने सामने कट जाएगा, है ना, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो m1 v1 माइनस m1 u1, अब बोलोगे तो वहां कॉमन क्यों लिया था, इसे रहने देते, हाँ रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाए, कम वर्ड्स, मतलब मुझे कम लेटर्स का यूज़ करना पड़े, इसलिए कंबाइन कर लिया, मतलब कॉमन निकाल के कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी लेके चल सकते हो। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m2 v2 और ये प्लस m2 u2, मानते हो मेरी बात, नहीं मानते हो, पक्का नहीं मानते हो, देखो ये माइनस है, m2 v2 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस तो माइनस हो गया, और ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, m2 u2, क्लियर है। अच्छा, अरे यार ये तो किया ही नहीं अपन ने, ये भी तो कर दो, ये कितना होगा, m1 v1 माइनस m1 u1, बहुत गंदा लिखते हो सर आप, v1
और m1 u1, ठीक है। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस नहीं रखना, सब प्लस प्लस में कर देना है, ठीक है। और u वाले को एक साइड, v वाले को एक साइड। तो ये देखो, ये u वाला है, इसको उधर ले जाता हूँ और ये v वाले को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये m1 v1 है यहाँ पर, इधर ही है। ये माइनस m2 v2 को मैं यहाँ ले आऊँगा तो वो प्लस m2 v2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस m1 u1 उधर जाएगा तो प्लस m1 u1 हो जाएगा। और पहले से ही यहाँ पर m2 u2 तो था ही, है ना, पक्का। अच्छा, अब खुद देख लो आप, ये m1 v1 क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ 1, है ना। m1 v1 फाइनल वेलोसिटी ना, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 है ना m1 v1, प्लस m2 v2 क्या है आपका, m2 v2 का m2 फाइनल मोमेंटम ऑफ 2, फाइनल मोमेंटम ऑफ 2। ये m1 u1 क्या है, इनिशियल मतलब टकराने के पहले का मोमेंटम ऑफ 1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2। अब समझे, देखो, इनिशियल मोमेंटम 2 का, इनिशियल मोमेंटम 1 का, मतलब टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम, ठीक है, पहले वाले का और दूसरे का, दोनों का सम है ना। ये क्या दे रहा है आपको, पहले और दूसरे वाले के मोमेंटम का सम दे रहा है। कब का, टकराने से पहले का, फर्स्ट बॉल का, सेकंड बॉल का, नंबर 1 बॉल का, नंबर 2 बॉल का, टकराने से पहले का मोमेंटम, ये 2 वाले का पहले का ये मोमेंटम, दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक है, ये जोड़ के मिल रहा है। तो टकराने से पहले सिस्टम का मोमेंटम कह सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 ऑब्जेक्ट ही थे सिस्टम में, क्लियर है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट का सिस्टम, इनका टकराने से पहले का मोमेंटम। और अब फाइनल मोमेंटम ऑफ 1, फाइनल मोमेंटम 2, मतलब टकराने के बाद, चेंज आने के बाद का मोमेंटम, ठीक है। तो ये 1 और 2 दोनों का टोटल, ठीक है, 1 और 2 का फाइनल मोमेंटम का सम, 1 और 2 का इनिशियल मोमेंटम का सम सेम आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है ना, इक्वल टू के आमने सामने, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं नेट फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम का टोटल और इनिशियल मोमेंटम का टोटल इक्वल आ रहा है। तो यानी आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई कर लिया, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, और कई तरीके से लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर भी आपका काम खत्म हो गया, और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कैसे, तो बता दो। देखो, आपने इस वाले को क्या नाम बोला था, इनिशियल मोमेंटम को पी आई ऑफ 1, सॉरी ये फाइनल है ना, फाइनल है तो P फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 ऐसा बोला था आपने, प्लस ये क्या था, फाइनल मोमेंटम ऑफ 2 इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2। ये भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी। देखो भाई, ये इस फॉर्म में लिख दिया, ये वर्ड्स फॉर्म में लिख दिया, और ये मोमेंटम के फॉर्म में लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है। ये फार्मूला फॉर्म में, ये वर्ड्स फॉर्म में, और ये मोमेंटम फॉर्म में, तो तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेरीफाइड कर दिया आपने, यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। तो हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वेरीफाइड। अब यहाँ करके हम बहुत खुश हुए, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ अभी तक बताई नहीं आपको। खुश तो बहुत हो गए आप कि अरे काम हो गया, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की, आपने 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में टकराता हुआ लिया, अलग कर लिया टकरा के, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, राइट। यही 2 फोर्स आपने कंसीडर किए थे। इसके अलावा आपने कोई बाहर का फोर्स कंसीडर किया क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने कंसीडर किया? वहाँ फ्रिक्शन भी तो हो सकता है, जमीन पर रोल कर रहा है तो जमीन पर फ्रिक्शन भी तो हो सकता है, हवा के थ्रू मूव कर रहा है, हवा का फ्रिक्शन भी तो हो सकता है, ठीक है। तो और भी फोर्सेस तो एक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो लग रहा है, कई तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन हमने सबको इग्नोर कर दिया। हमने क्या किया, सबको इग्नोर कर दिया। तो वो चीज़ एक इंपॉर्टेंट लिखना है, इंपॉर्टेंट नोट, हियर वी हैव ignored all the external forces,
हमने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर किया, हमने खाली ये दो आपस में टकराए ना, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, यानी कि सिस्टम के अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ है सिर्फ वही फोर्स को हमने कंसिडर किया। बाहर से लगने वाले हमने किसी भी फोर्स को यहां पर काउंट में लिया ही नहीं है, ठीक है, हमने उनको कंसिडर ही नहीं किया है। इसका मतलब क्या समझे पता है कि हमने, इट मीन्स वी assumed the net external force to be 0। हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पर 0 लिया और उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन में कहीं दूसरे फोर्सेस को कंसिडर ही नहीं किया है, मतलब हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स को पहले से ही 0 एज्यूम करके ये लॉ लगाया है। तो ये लॉ वैलिड कहां है, पहले ही क्या बोला है, लॉ में कहा गया है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ऐसा होता है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो ऐसा होगा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम सेम रहे, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, क्योंकि आपने इग्नोर किया तभी ये सही आया, ठीक है। अगर आप वो फोर्सेस भी कंसिडरेशन में ले लोगे तो ये सही नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो ये नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये होगा। तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, या कह सकते हो कि नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जितना बाद में है जितना पहले था दोनों सेम है, बाद का दोनों का सम, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का सम, और ये पहले के दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का दोनों का पहले का मोमेंटम का सम, दोनों सेम आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का आपस में मोमेंटम भले चेंज हो जाए, 1 का चेंज हो गया, देखो P1 था उसका Pi1 था, यहाँ मैंने Pf1 लिख दिया, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम चेंज हुआ, अलग अलग मोमेंटम ले लिया मैंने, तो इसका मोमेंटम चेंज तो हो गया, इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन जो टोटल है दोनों का वो सेम का सेम रहा। क्लियर है? कई बार इस बात पे इसलिए जोर देके बोल रहा हूँ कि अब ये बात दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए। ये जो वेरीफाई किया है आपने इक्वेशंस, ये एकदम दिमाग पर, मतलब आपको कभी भी बोला जाए कि उठो और ये लिखो, आप लिख सको, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया है, नहीं आया है, प्रॉब्लम है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सम अदर वे। मैं और भी कुछ इसी तरीके से समझा सकता हूँ। याद आया, मैंने कहा था ना कि और एक इसी तरीके से समझा दूंगा। देखो कुछ है नहीं, ऐसा अनोखा नहीं है, तो देखो उसको भी लिख ही लेते हैं, चलो यहाँ पर साइड में। हाँ, लेकिन जो मैं बात कह रहा था कंटिन्यू कर दूँ उसको, कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर मेंशन करो, जरूर ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ अलग तरीके से करने का। अच्छा, अब हमने एक लिखा था ना, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2/1, है ना, ऐसे लिखा था। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकते हो। अगर किसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स वाले से कंफ्यूजन हो रहा है, तो देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स ऑन 1/2, तो मास ऑफ 1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 1, जो एक्सेलरेशन में 1 के चेंज आया है, ठीक है, और ये क्या होगा, माइनस मास ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, तो m1 एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू तो होता है ना, तो v1 माइनस u1 अपॉन t, v माइनस u बाई टी होता है, तो 1 का एक्सेलरेशन बोला ना, तो v1 माइनस u1 अपॉन टी। क्यों, फोर्स ऑन 1/2, 1 पे 2 ने फोर्स लगा दिया सपोज, अच्छा ऐसा था, 2 इधर लिया था 1 इधर लिया था, ठीक है, तो 1 पर 2 ने फोर्स लगाया है, 2 ने जब 1 पे फोर्स लगाया तो 1 के मोशन में चेंज आया ना, यानी 1 में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1, फोर्स 1 जहां बोला आपने वहां पर एक्सेलरेशन 1 लिया, और फोर्स ऑन 2 बोला तो एक्सेलरेशन 2 लिया, ठीक है, ओके। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 1 वाले का, इसलिए v1 माइनस u1 अपॉन टी। वैसे ही इसका m2 ऐसे रहेगा, a2 क्या होगा तुम्हारा, v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो ये टी कट गया, फिर से वही चीज आ गई जो हमने पहले लिखी थी, है ना, सॉरी, ठीक है, ये वाला आ गया ना वापस, ठीक है। तो आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के हिसाब से लिया तो भी आया, और एक्सेलरेशन के हिसाब से लिया तो भी यही आ रहा है, ठीक है। फिर इसको इधर उधर करके अपन वही लिख सकते हैं, क्लियर है। तो वैसे भी कर सकते हैं, वही चीज़ बताना था मेरे को, कुछ इसमें अनोखा नहीं था। तो बस आज के लिए इतना ही, बस यार, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने का, बच्चे बोर हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड, और भी टॉपिक से करेंगे, जरूर नहीं किसी टॉपिक से करेंगे, देखते हैं, बड़े चटपटे मज़ेदार न्यूमेरिकल करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और जय हिंद।